हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर प्राचीन इतिहास के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है मौर्यकालीन लोक कला का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीए थर्ड ईयर प्राचीन इतिहास के सेकंड पेपर में कई साल पूछा जा रहा है। और दोस्तों आगे अगर हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में देखें तो ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मायने भी बहुत ज़्यादा रखता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं मौर्यकालीन लोक कला को हम किस प्रकार से वर्णित करेंगे या मौर्यकालीन लोक कला क्या है। दोस्तों मौर्य के समय में जो भी कलाएं होती थी, यानी कि जो भी मूर्तियाँ थीं या जो भी डिजाइन थी, उन्हीं को हम मौर्यकालीन लोक कला के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मौर्यकालीन में विशेषता क्या थी और ये क्या है। तो यहाँ पे मौर्यकालीन लोक कला को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया है, मौर्य युगीन कलाकारों ने तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन से संबंधित उन महत्वपूर्ण लोकप्रिय शिल्प का भी सृजन किया है जिसके अंतर्गत विशालकाय यक्ष यक्षिणी, प्रस्तर मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ, मनके एवं मृतपात्र विशेष रूपी से उत्तरी काले चमकीले मृतपात्र उल्लेखनीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य काल में मूर्ति शिल्प का समुचित विकास हुआ था, जिसमें विशालकाय यक्ष यक्षिणी पाषाण मूर्तियाँ कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती थी। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे कि यक्ष की मूर्ति दिखाई दे रही होगी, यानी कि यक्ष की मूर्ति किस प्रकार से थी और ये काफ़ी बड़ी मूर्ति थी। और उसके बाद आप देखेंगे कि यक्षिणी की भी मूर्ति आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। ये मूर्ति भी जो है मौर्यकालीन में बनाई गई थी। प्रस्तर मूर्तियाँ यानी कि पत्थरों की मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ, यहाँ पे आपको मिट्टी की मूर्ति भी दिखाई दे रही होगी जो कि मौर्यकालीन समय में बनाई गई होगी। और यहाँ पे जो है मनके यानी कि जो माला होती थी पहले ज़माने में, वो जिनसे बनाया जाता था उनको मनके कहते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है एक माला का टाइप दिखाई दे रहा होगा, उनमें जो छोटी छोटी गुड़ियाँ कहें या फिर मोतियाँ कहें, जिन्हें कि मिला के एक माला तैयार किया जाता है, उसको हम लोग मनके कहते हैं। तो मनके भी दिखाई देते रहे होंगे आपको, और मृत पात्र भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि विशेष रूप से उत्तरी काले चमकीले मृत पात्र उल्लेखनीय है। यानी कि जो मृत पात्र यानी कि जिसमें बर्तन आप समझ सकते हैं, मृत पात्र का आपको चित्र यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा, एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। और ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य काल में मूर्ति शिल्प का समुचित विकास हुआ था। यानी कि यहाँ पे आगे बोल रहा है कि ऐसा लगता है कि मौर्य काल में जो है मूर्ति शिल्प का बहुत अच्छा विकास हुआ था, जिनमें विशालकाय यक्ष यक्षिणी पाषाण मूर्तियाँ आप लोगों ने देखा होगा चित्र में कि इतनी अच्छी मूर्तियाँ हैं। विशालकाय मूर्ति है, कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती थी, यानी कि कला की दृष्टि से जो है इन मूर्तियों को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। संभवतः यक्षों की मूर्तियाँ मथुरा से शिशुपालगढ़, उड़ीसा, वाराणसी से विदिशा एवं पाटलिपुत्र से सूरपारक तक के विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती थी। यहाँ पे प्रिंटिंग यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से पक्ष हो गया, लेकिन यह है यक्षों की मूर्तियाँ जो है मथुरा से शिशुपालगढ़, उड़ीसा, वाराणसी से विदिशा एवं पाटलिपुत्र से सूरपारक तक के विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती थी। ये जो है यक्ष की मूर्तियाँ होती थी। इन यक्षिणियों की मूर्तियों में अपनी निजी शैली का विशिष्टता स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती है। इन मूर्तियों में मथुरा से प्राप्त यक्ष मूर्ति जो परखम नामक स्थान से प्राप्त हुई है। दोस्तों आपने पहले ही यक्ष की मूर्ति देख चुकी है जो कि है परखम स्थान से प्राप्त मूर्ति थी। एक बार और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मूर्ति दिखाई दे रही है वह जो है परखम स्थान से प्राप्त हुई थी, जो कि मथुरा में है, सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। यानी कि ये मूर्ति जो है सबसे प्रसिद्ध है। यह मूर्ति जिस चौकी पर प्रतिष्ठापित है उस पर एक लेख उत्तीर्ण है जिसे विद्वानों ने मणिभद्र यानी कि मणिभद्र संज्ञा दी है। यह मूर्ति 2.6 मीटर ऊंचे बलुए प्रस्तर की बनी है, यानी कि जो बलुए टाइप के पत्थर होता है उससे बनी है, तथा इस पर वज्र लेप है। इस पर कम से कम अलंकरण है तथा दुर्भाग्यवश इसकी दोनों भुजाएं कंधे के नीचे से खंडित हैं। आप देखेंगे चित्र में कि इसकी दोनों भुजाएं हैं वो जो है कंधे की जगह से ये टूट चुकी हैं। यह मौर्यकालीन वेशभूषा से अलंकृत है, यानी कि मौर्य काल में जो वेशभूषा होती थी यानी कि वस्त्र होते हैं वह वस्त्र जो है इस मूर्ति में पहनाई गई हैं। संप्रति यह यक्ष मूर्ति मथुरा के डैम्पियर नगर म्यूजियम में सुरक्षित है। और ये जो है मूर्ति जो है मथुरा के डैम्पियर नगर में एक म्यूजियम है, वहाँ पे जो है सुरक्षित रखा गया है। यह मूर्ति महाकाय एवं बलिष्ठता का सूचक है, यानी कि ये बड़ा है और एक बलिष्ठता का सूचक है, चिन्ह है। इसके सिर पर पगड़ी उत्तरीय एवं अधोवस्त्र दसनीय है। बाहरी कुंडल एवं गले में कंठा मुख्य आभूषण है।
यहाँ पे जो आप देख सकते हैं भारी कुंडल है और इसके गले में जो है एक कंठा मुख्य आभूषण है। इसके अतिरिक्त वक्ष स्थल पर त्रिकोण हार तथा नीचे पहलीदार धोती पहने हुए सीधी खड़ी मुद्रा में अंकन अतीव मनोरम है। यानी कि ये जो मूर्ति है वह काफ़ी अच्छी दिख रही है, जिसमें कि जो वक्ष स्थल पर त्रिकोण हार है तथा नीचे पहलीदार धोती पहने हुए है, जिसको कि देखकर बहुत अच्छा लगता है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं जो है मौर्यकालीन लोक कला के बारे में। मथुरा के अतिरिक्त पटना से प्राप्त 2 यक्ष प्रतिमाएं, राजघाट से प्राप्त त्रिमुख यक्ष प्रतिमा तथा विदिशा, पद्मावती, शिशुपालगढ़, उड़ीसा तथा कुरुक्षेत्र से प्राप्त यक्ष मूर्तियों प्रथम मूर्ति से समय रखती हैं। यानी कि जो है उसी समय में जो है मूर्तियाँ बनाई गई थीं। इसी प्रकार यक्षिणी की मूर्तियों में मेहरौली, पटना नगर के दीदारगंज से प्राप्त चामरगढ़ी यक्षिणी की प्रतिमा तथा बेसनगर की यक्षिणी विशेष उल्लेखनीय है। यह प्रतिमा की बाईं भुजा खंडित है। आपको यहाँ पे एक और चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसको आपने पहले ही देखा है, लेकिन ये जो है एक यक्षिणी की ही चित्र है, जिसमें जो है ये जो है चामरगढ़ी यक्षिणी है और इसका बाईं भुजा जो है वो टूट चुका है, परंतु दाहिने में यह चामर उठाए हुए है। यानी कि यह दाहिने में एक चामर उठाए हुए है। आप देखेंगे चित्र में ये चामर जो है चामर के तरीके से इसको उठाए हुए है तथा इस पर चमकदार मौर्यकालीन लेप विद्यमान है। यानी कि उस समय में जो लेप था वो विद्यमान है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा चमकता है मूर्ति। कला की दृष्टि से यह प्रतिमा स्त्री सौंदर्य के आदर्श को प्रस्तुत करती है और कला की दृष्टि से देखा जाए तो यह स्त्री के जो है सौंदर्य को यानी कि सुंदरता को प्रदर्शित करती है। ये यक्ष तथा यक्षिणी मूर्तियाँ लोक धर्म की प्रमुख आधार थीं तथा इन्हें सर्वत्र देवी देवताओं के रूप में पूजा करने की परंपरा थी। उत्खननों में प्राप्त अहिच्छन्न, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, भीटा एवं बसाड़ आदि से मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसमें पशु पक्षियों के अतिरिक्त मानव मूर्तियाँ भी सम्मिलित हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जब उत्खनन किया गया यानी कि खुदाई की गई तो मथुरा, अहिच्छन्न, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, भीटा, वसाड़ आदि से जो है मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसमें पशु पक्षियों के अतिरिक्त मानव मूर्तियाँ भी सम्मिलित हैं। इन मानव मूर्तियों में से कतिपय सांचे में डालकर निर्मित की गई थी। यहाँ पे आप जो है एक मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्ति जो है आप देख रहे होंगे, जिसको कि जो मैंने गूगल से निकाला है, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है मृण मूर्तियाँ मिलती थी पहले। इस प्रकार की मूर्तियों से लोक कला एवं लोक जीवन पर विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। पशु मूर्तियों में हाथी, घोड़ा, बैल, कुत्ता, भेड़ा एवं हिरण आदि उल्लेखनीय हैं। अधिकांश मूर्तियां लाल रंग की हैं, जिन पर गेरू के गाढ़े गोल का प्रलेप चढ़ाया हुआ प्राप्त होता है। इसकी आंखों को वृत्त के अंदर होड़ करके बनाया गया है। यानी कि इनकी आंखों को जो है वृत्त बनाया गया है और उसके अंदर जो है थोड़ा सा होड़ करके जो है इनके आंखें बनाई गई हैं। बक्सर से प्राप्त कालखंड की पशु मूर्तियाँ पीले रंग की पड़ी रेखाओं से अलंकृत हैं। ये सभी कलात्मक तथा अत्यंत आकर्षक हैं। इसके अतिरिक्त मानव मूर्तियाँ, नारी मूर्तियाँ तत्कालीन कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ऐसी ही एक नारी मूर्ति पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। इन नारी मूर्तियों के केश को रेखांकन द्वारा एक नाक को चुटकी से दबाकर बनाया जाता था। एक आंखों को गोला छिद्र से दर्शाया गया है। नारी मूर्तियों में बड़े बड़े कर्णपाल, गोलाकार कर्णफूल, गले में कामदार, भारी हरावली तथा भव्य शिरो वेशभूषा चिपकवा विधि से निर्मित किए जाते थे। यानी कि चिपका कर जो है सारी जो भी वेशभूषा होती थी या जो भी गहने पहनाने होते थे मिट्टी की मूर्तियों में, वो जो है मिट्टी के बनाकर उस पर चिपका दिए जाते थे। यद्यपि यह मूर्तियाँ अधिकांश खिलौने के रूप में बनाई जाती थी, किंतु धार्मिक विश्वासों की लोक परंपरा की भावना भी इस कला में अंतर नहीं थी। ये जो मूर्तियाँ थी मिट्टियों की मूर्तियाँ, ये जो है अधिकांश बोला जा रहा है कि ज़्यादातर जो है ये खेलने के लिए बनाई जाती थी और इन मूर्तियों में जो है धार्मिक विश्वासों की लोक परंपरा की भावना भी इस कला में अंतर नहीं थी। यानी कि इसमें जो है धार्मिक भावना रहती थी। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं मन की। हम लोगों ने देख लिया मूर्तियाँ, जिनमें कि कई तरह की मूर्तियाँ, यक्ष की मूर्तियाँ, यक्षिणी की मूर्तियाँ हम लोगों ने देखा। यक्ष की मूर्तियाँ जो है 2.6 मीटर तक की है और यक्षिणी की मूर्तियाँ भी काफ़ी ज़्यादा है और फेमस है ये सारी मूर्तियाँ। अब हम लोग चलिए देखते हैं मन के यानी कि जो माला जो होता है उसमें जो, अब मैंने बता सकता हूँ आपको कि गुर्रियाँ जो होती हैं यानी कि जो मोती टाइप होते हैं छोटे छोटे और एक रस्सी में गूँथे जाते हैं तब एक माला तैयार होता होगा, उसी प्रकार से जो है उसको जो है मनके कहा जाता है। आपके स्क्रीन पे मनके के चित्र दिखाई दे रहे होंगे, उससे आप समझ सकते हैं कि मनके किसे कहा जाता है। तो मृण मूर्तियों के सदृश से मनके भी मौर्य कला के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। कौशाम्बी, राजघाट, वैशाली, कुम्हार एवं चंपा आदि पुरास्थलों के उत्खनन में मौर्यकालीन स्तर से गोमेद रेखांचित करकेतन, ताम्रपत्र तथा मिट्टी के
मन के प्राप्त हुए हैं, यानी कि कई तरह के मन के जो प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन में। यहाँ पे जो है गोमेद, रेखांकित, कर्तिकेतन, ताम्रा प्रस्तर तथा मिट्टी के बने मन के प्राप्त हुए हैं। इनका आकार षडज, पंचभुजाकार, चतुरस्त्र, वृत्ताकार एवं बेलनाकार है। इनमें जो है कई साइज की और कई तरीके के मन के जो है मिले हैं और ये जो है काफ़ी लोकप्रिय हैं तथा इनमें से अधिकांश मन के कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और कलात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें जो ज़्यादा मन के हैं, ज़्यादातर मन के जो हैं वो जो है कलात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मृद भांड यानी कि आप समझ सकते हैं मिट्टियों के बर्तन। तो भारतीय इतिहास के सभी कालखंडों में कला के क्षेत्र में मृण मूर्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मौर्यकालीन कला के अध्ययन में भी मृद भांड, विशेषकर उत्तरी काली चमकीली मृत पार्थों का समावेश अनिवार्य रूप से प्रासंगिक प्रतीत होता है। आपको यहाँ पे जो है एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि जो है आप देख सकते हैं कि उत्तरी काली चमकीली मृत पात्र है। ये उत्तरी काली चमकीली मृत पात्रों का प्रादुर्भाव ऐतिहासिक काल में हुआ जब से पकेटे तथा मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे जो है आप एक चित्र देख रहे होंगे जिसमें जो है एक मिट्टी का बर्तन है जो कि काली मिट्टी, काली चमकीली मृत पात्र की तरह है। उत्तरी काली चमकीली मृत भांडों का प्रादुर्भाव ऐतिहासिक काल में हुआ जब से पक्के ईंट तथा मुद्राओं का प्रचलन आरंभ हुआ। यानी कि इसका जो है प्रादुर्भाव यानी कि इसका उदय जो है, इसका जन्म जो है ऐतिहासिक काल में हुआ जब जो है पक्के ईंट व मुद्राओं का प्रचलन आरंभ हुआ था। वास्तव में गंगा के मैदानी भाग में स्थित केंद्रीय क्षेत्र में उत्तरी काली चमकीली पात्र की परंपरा का प्रचलन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हो गया था, परंतु अन्य क्षेत्रों में इसका प्रचलन मौर्य युग से माना जाता है। इसके विभिन्न रंग काले, सुनहले, रुपहले, गुलाबी, पीगल, बादामी और गहरे भूरे रंग के पात्र प्राप्त हुए हैं। यानी कि यहाँ पे जो है कई अलग अलग कलर के जो है अलग अलग रंग के जो है पात्र यानी कि बर्तन जो है वो प्राप्त हुए हैं। इन मृत पात्रों को सलवर गति, तेज गति के चाक पर तैयार किया जाता था। यह मृत पात्र अत्यंत हल्के एवं पतले होते थे। यथार्थ रूप में इनमें धातु निर्मित पात्रों सदृश सफाई परिलक्षित होती है। अभिजात्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली पात्रों में थालियाँ, कटोरे, हांडियाँ, कलश तथा दावत की तरह ढक्कन मिले हैं। यह मृत पात्र कलात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। आप जो वो चित्र देखे होंगे मृत पात्र का जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कुछ देर पहले, उसमें जो आप देख रहे होंगे कि बर्तन काफ़ी अच्छे तरीके से चमक रहा है और मूर्तियाँ भी जो थी मौर्यकालीन वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से चमक रही थी। इतना चमकाना मतलब थोड़ा मुश्किल होता होगा उस समय जबकि टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो यहाँ पे जो है वही कहा जा रहा है कि इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती थी, इसलिए जो ये कलात्मक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस परंपरा के अधिकांश पात्र अलंकृत हैं। इस प्रकार उत्तरी काली चमकीली मृत पात्र भी मौर्ययुगीन कला की विवेचना में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। यानी कि जो ये उत्तरी काली चमकीली मृत पात्र है यानी कि मिट्टी के जो बर्तन हैं ये जो है मौर्य युगीन में जो कला है उसके विवेचना में एक अपना अद्भुत यानी कि एक अपना विशेष स्थान रखती है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि मौर्य युगीन कालीन में जो है लोक कला क्या थी और इसमें जो है मूर्तियाँ किस प्रकार से थीं, मन के किस प्रकार से थे, मिट्टियों के बर्तन किस प्रकार के थे और मिट्टियों की मूर्तियाँ किस प्रकार से थीं। तो उम्मीद करते हैं आपको मौर्य युगीन लोक कला पसंद आया होगा और आपको ये पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।